जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया वो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। 300 मीटर डिस्टेंस पे ही मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और ये अटैक मेरे कज़न ब्रदर ने ही करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ देके। किसने करवाया आपके साथ ऐसे? कौन था वो आदमी? वो आदमी मेरे भाई के दोस्त है, तो मेरे भाई से ही उनकी लड़ाई थी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। तो वो मेरा काफ़ी महीनों से मेरा पीछा कर रहे थे और मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि हम उनको दादाजी बुलाते थे और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। दादाजी बोलते थे जी, मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरे प्रति उनके मन में कुछ चल रहा होगा। तो अचानक से एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। और एक स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ बयां करती है। तो मुझे लगता है कि सबको हंसते रहना चाहिए। परेशानियाँ आती रहती है पर हंसते रहना बहुत ज़रूरी है। तो और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ख़राब है, एक लड़की होना ऊपर से कोई क्राइम हो जाना और वो ज़िंदगी भर उसको सबूत देने पड़ते हैं, मेरी गलती नहीं थी, ऐसा मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कि फेस खराब हो गया है और अब इससे शादी कौन करेगा और अब तो मतलब इनको जहर का इंजेक्शन लगवा देते। तो घर में हाँ मैं प्लेयर थी, तो खेलना, मस्ती करना, स्कूल जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उससे अलग कुछ चीज़ें नहीं होती थी, यही सब चीज़ें देखती थी। तो उसके बाद एसिड अटैक हो जाना ये बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब मेरे लिए। तो मैं ऐसा सोती हूँ तो ये वाली आँख खुली रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये लाइफ टाइम एसिड अटैक किसी के साथ हो जाना ये ज़िंदगी भर का दर्द है। वो मेरे को पसंद करता था और उसने मेरे को एक बार बोला था तो मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता। ये एसिड अटैक से पहले बोला था उसने। आपने ये कह के एसिड खरीदा था कि एक लड़की को सबक सिखाना है। तो सोचिए ना, मतलब किस हद की मेंटालिटी, किस हद। हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो एक 15 रुपए की बोतल का सहारा लेके एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आपने अटैक होने के बाद अपने आप को पहली बार कब आईने में देखा था? मैंने मेरे अटैक के बाद दो ढाई महीने के बाद ही देखा था, जब मैं घर गई थी। तो और मेरा पहला थॉट था कि इससे अच्छा यार मैं मर जाती। आप 10 साल गवा दिए और 10 साल में 7 साल के बाद आप कोर्ट का डिसीजन देते हैं और उम्र क्या देते हैं और उसके 1 साल के अंदर ही आप छोड़ देते हैं और उसके बाद हम फिर से अपील करें तो हम अपना भविष्य कब चला पाएंगे? हम तो इसके अंदर ही रह जाएंगे। कि मेरे केस में 2.5 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन आया था। 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा हुई थी। और फिर उसके बाद टोटली मतलब इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे केस में। 18 लोग इन्वॉल्व थे उसमें। आपके केस में? मेरे केस में, और एक लेडीज भी थी। तो 10 लोगों को तो छोड़ दिया था 3-4 दिन में ही। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰੀਅਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ सम्मुख ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ शीरोज़ मतलब शी हीरोज़ एक फूड जॉइंट है, एक रेस्टोरेंट है जिसनों की एसिड अटैक विक्टिम
ਲੜਕੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ NGO ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ अंशु तो ही प्राप्त कर लेने। अंशु, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी कितनी इस समय उम्र कितनी है? मेरी 25 उम्र है इस समय पे, और जिस टाइम पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था उस टाइम पे हम 15 ईयर के थे। महज 15 साल के थे आप? जी। तो जिस आदमी ने आपके ऊपर अटैक किया वो आपके लोकेलिटी में रहते थे, आपके घर के आसपास रहते थे? जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया वो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे और हम 10th क्लास के स्टूडेंट थे। और मतलब रीज़न बता देते हैं हम कि उन्होंने मेरे ऊपर क्यों एसिड अटैक किया। कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट थे और हम साइकिल से जाते थे। मेरे गांव के आसपास कोई भी स्कूल नहीं था और गांव से बाहर स्कूल था जिसकी दूरी हम साइकिल से तय करते थे और वो 7 किलोमीटर मुझे साइकिल से जाना पड़ता था। तो जो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति थे तो वो मेरा काफ़ी महीनों से मेरा पीछा कर रहे थे और मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि हम उनको दादाजी बुलाते थे और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। या दादाजी बोलते थे आप? जी। अच्छा। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरे प्रति उनके मन में कुछ चल रहा होगा। तो अचानक से एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया। 15 साल की लड़की को ये बोला गया? जी। तो उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी उम्र का प्यार है और हम 15 साल के, 55 साल के, और ये मेरे लिए ऐसे कैसे सोच सकते हैं। उनके वाइफ, उनके बच्चे सब कुछ थे और उसके बावजूद वो मेरे प्रति ऐसी भावनाएं रख रहे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि गांव में लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है और गांव में मतलब इतना मतलब फाउंडेशन होता है लड़की को कि वो खुल के चीज़ें ही नहीं बता पाती है और उनको इतना मतलब आगे बढ़ाया भी नहीं जाता। तो इसी डर के कारण कि घर में मतलब कैद ना कर लें या मतलब मुझे पढ़ाई से ना रोक दें या छोटी उम्र में शादी ना कर दें, तो इसी डर के कारण काफ़ी दिनों तक घर में नहीं बताया। तो उनकी जो हरकतें थी वो बढ़ती चली गई। और आप तो एकदम सहम गई होंगी कि ये क्या बात हो रही है मेरे साथ, एक पक्की उम्र का बंदा ये क्या कह रहा है मुझे। वही तो मैंने मतलब अपने आप को घर में कैद कर लिया और हम स्कूल नहीं जाते थे और जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटी थी वो सब चेंज हो गई थी। तो मेरे परिवार वालों ने, जो मेरे मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरी एक्टिविटी पे ध्यान दिया कि मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटी सब चेंज हो गई है, तो कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, काफ़ी समय तक मैंने नहीं बताया। फिर मम्मी ने मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर मेरे साथ कुछ घटना हुई है तो मैं उनको खुल के हम कह सकते हैं और वो मुझे हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करेंगी। तो मैंने खुल के उन मम्मी को सब चीज़ें शेयर किया। तो मम्मी ने फिर पापा को शेयर किया तो पापा को गुस्सा आया कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो मेरे मम्मी पापा उनके घर गए, उनके वाइफ और उनके बच्चों से बात की। लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर 12 फरवरी 2014 में सोते मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया। तो कितना % जो आपका आपके ऊपर एसिड है वो उसने असर किया आपके फेस के ऊपर, या और कहाँ कहाँ आपके इस तरीके से फेस तो डिसफिगर हो गया है, आप खुद देख सकते हैं। मतलब वो उसमें मतलब मैं क्या परसेंटेज में बयां करूँ, मेरा पूरा नोज़ डिसफिगर है, मेरा आइस नहीं है, लेफ्ट आई से कभी उम्र भर नहीं देख पाएंगे, एक ही आँख से देख पाएंगे, एक आँख भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं है कि मतलब 100% विज़न हो, और लिप्स डैमेज हैं और मतलब आप और हैंड पे है और नेक पे है। तो वो बहुत भयानक समा था उस समय। आपने ये सोचा होगा कि पता नहीं मैं सरवाइव करूंगी कि नहीं करूंगी, ऐसे थॉट्स भी उस समय आए होंगे?
बिल्कुल आए हैं, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन होती है कि जो चीज़ हम सोच नहीं रहे होते वो अचानक से आपके दिमाग में चलने लग जाती है। इससे पहले आपने कभी एसिड अटैक के बारे में सुना था जब आप 15 साल के थे और आपके साथ ऐसा हुआ था? एसिड अटैक के बारे में कि हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों से अवेयर रहते हैं और अनजान भी रहते हैं, तो हम लोगों को नहीं पता था कि मतलब हमारी सोसाइटी में एसिड अटैक जैसी भी घिनौनी हरकतें होती हैं। और हर एक सर्वाइवर्स को, जो मेरे सर्कल में है, जो अच्छा फाउंडेशन में लड़के हैं, मोस्टली किसी को नहीं पता होता है कि उनके साथ मतलब एसिड अटैक हुआ या हमारे सोसाइटी में एसिड अटैक होते हैं। जब उनके ऊपर खुद बीतती है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो एक 15 रुपए की बोतल का सहारा लेके एक लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो ये जाहिर है कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद केस भी चला होगा उस बंदे को, जो है वो उस केस में उनकी कन्विक्शन भी हुई होगी, उनको सज़ा भी हुई होगी। तो आप उसके बारे में भी बताएं कि जो न्याय प्रणाली है उससे आपको जस्टिस मिला या नहीं? हाँ, मेरे केस 7 साल तक चला और 7 साल बाद मेरे केस में अभी 2020 में मेरे केस में डिसीजन आया था 5 मार्च को, और उनको उम्र कैद हो गई थी। और लास्ट ईयर अभी 2 सितंबर को ही उनको बेल पे रिहा कर दिया, क्योंकि और पता चला कि उनकी उम्र हो गई थी, इस वजह से उनको रिहा कर दिया गया है। अच्छा, उनको मतलब जेल से बाहर निकाल दिया? जी। तो वो आदमी कितना समय जेल में रहा है? वो 8 साल जेल में रहे हैं, और 8-9 साल मतलब फर्स्ट डे से ही, जब से मेरा अटैक हुआ तो मेरे अटैक को 8-9 साल हो गए हैं, तो वो अभी मतलब करीबन 8 साल तो जेल में रहे हैं वो। अब मतलब सीनियर सिटीजन का हवाला देकर जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। जी जी। तो आगे कोई अपील वगैरह आपने कोई हाई कोर्ट में या कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई की? अभी कोई अपील नहीं की है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पूरी उम्र क्या हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहेंगे। और 15 साल की उम्र से लेके और 24 की 25 साल की उम्र तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उसमें आप 10 साल गवा दिए, और 10 साल में 7 साल के बाद आप कोर्ट का डिसीजन देते हैं और उम्र क्या देते हैं, और उसके 1 साल के अंदर ही आप छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम फिर से अपील करें तो हम अपना भविष्य कब चला पाएंगे? हम तो इसके अंदर ही रह जाएंगे कि कोर्ट का केस देखना, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सीनियर सिटीजन का वो देख के उनको छोड़ दिया जाए। तो उसमें तो ना ही हम अपने परिवार को देख पाएंगे, ना ही हम अपना भविष्य देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो ज़िंदगी है तो वो बर्बाद हो ही गई है। लेकिन हमें आगे क्या करना है, हमें उसका भी तो सोचना होगा, क्योंकि अभी लाइफ ख़त्म नहीं होगी। 25 साल की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती, अभी भी मतलब 30-40 साल की उम्र पड़ी है, तो उसमें उसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई इसके चलते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो नहीं हो पाया है, और ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हो पाते थे क्योंकि कोर्ट की डेट लगी होती थी। तो ऐसे में मतलब कितनी सारी मुसीबतों का डेट्स सामना वगैरह पे भी अपीयर होते थे आप? जी, हर एक डेट पे जाना पड़ता था, तभी मतलब उनको सजा भी हो पाई। बहुत सारी ऐसी सर्वाइवर हैं कि जो मतलब सही समय पे नहीं पहुंच पाती किसी अंशु, कारण। ये नहीं लगता, वैसे भगवान ना करे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो, और मैं आपके पास बैठी हूँ और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही कि मैं कितने ज़्यादा अभी दुख से भरी हुई हूँ इस समय। पर आपको नहीं लगता कि जैसे आप विक्टिम हो और विक्टिम को ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े? जैसे आपने कहा कि मैंने 8 साल केस, मैंने 7-8 साल केस लड़ा मैं, और कोर्ट पे मैं डेट्स पे भी जाती रही। तो आपको ये नहीं लगता कि लड़कियों को तो कोर्ट 25 रुपीज़ कर दी जगह से। लड़कियों को तो कोर्ट में बुलाना ही नहीं चाहिए, उनको तो एग्जेम्पशन मिलनी वो तो चाहिए, मतलब या जो उनकी जो कोर्ट में उनकी जो वहाँ पे पेशी होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो द्वारा है वो की जानी चाहिए? मैम, इसके लिए तो बहुत लड़ना पड़ेगा, और ये तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आप देखिए ना कि जिस लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है उसको ही बोलना पड़ता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बावजूद आपको एक सबूत इकट्ठा करना पड़ता है कि हाँ, आपके ऊपर किसी ने होते हुए देखा है, तो उसके बाद जाके ऐसा केस होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनको 2 साल की सज़ा दे के छोड़ देते हैं, और वो नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हैं। एक सर्वाइवर अपनी ज़िंदगी को ऐसी बोझ के तले ले ढो रही है, तो ऐसे मतलब कोर्ट को बदलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो अभी बना हुआ है उस पर भी तो सीधे तरीके से अमल नहीं होता है। एक जो अपराधी होता है उसको सोसाइटी वाले, कोर्ट वाले, या कोई भी हो, मतलब उसको कितना नॉर्मल फील कराते हैं, और जो एक लड़की विक्टिम बन जाती है, या एक सिर्फ ये एसिड अटैक की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, रेप केस होते हैं। कौन सी लड़की को ऐसा है कि आप एक मतलब बहुत ऊंचा दर्जा देके उसको बिठाते हो? नहीं बिठाते हो, क्योंकि
कोर्ट क्या कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है इस चीज़ की, क्योंकि हमारी सोसाइटी कभी एक सर्वाइवर्स को सपोर्ट ही नहीं करती है कि तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम हुआ है तो तुम्हारी ही कहीं ना कहीं गलती रही होगी और तुम कहीं ना कहीं समाज में जीने का। ये बोलते हैं लोग आपको? हाँ, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कि फेस ख़राब हो गया है और अब इससे शादी कौन करेगा, और अब तो मतलब इनको जहर का इंजेक्शन लगवा देते, क्यों हॉस्पिटल से वापस लाए। तो हर ये एक किसने कहा आपको? समाज वाले कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं, और हर एक सर्वाइवर पे ऐसा बीतती है तभी वो मतलब अपनी बीती हुई आप बीती सुना पाती हैं। तो जब से आपने ये शुरुआत की है शी हीरोज़ की, तो यहाँ पे कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ आपका कैसा दिन गुजरता है? और जब लोग यहाँ आते हैं आपके रेस्टोरेंट में तो उनका कैसा रवैया होता है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमने शुरुआत नहीं किया है, हमारे फाउंडर हैं मिस्टर आलोक दीक्षित, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। और ये जो सिरोज़ कैफ़े है ये हमारी एक फाउंडेशन है, छाव फाउंडेशन, उसका इनिशिएटिव है ये सिरोज़ हैंग आउट, क्योंकि समाज में लड़कियों को चेहरा देख के मतलब जॉब नहीं दिया जाता कि सुंदर फेस है तो उसके साथ ही काम कर देती और कर सकती हैं, अगर फेस ख़राब है तो वो काम नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो हमारी संस्था है उन्होंने इनिशिएटिव लिया जहाँ पे हम जैसी लड़कियाँ अपने जीवन में कुछ आगे बेहतर कर पाती हैं, आगे कुछ निकल के आती हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी पाती हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये वाला कैफ़े जो 17 मई को हम लोगों ने ओपन किया था, अभी 1 साल हो जाएगा, और हमारा एक 4th नंबर पे भी है। इससे पहले हमारे 2 कैफ़े और चलते हैं, आगरा और लखनऊ में। 2014 में हमने आगरा से फर्स्ट कैफ़े की शुरुआत की थी। 2016 में जो एक्ससीएम रह चुके हैं यूपी की गवर्नमेंट ने मतलब उस कैफ़े को दिया था 2016 में। उसके बाद ये हमें नोएडा अथॉरिटी ने इन कैफ़े के लिए सपोर्ट किया है, और अभी यहाँ पे 7 सर्वाइवर काम कर रही हैं, और अभी तक हम लोग 40 सर्वाइवर्स के हम लोग जॉब दे पाए हैं। और हम लोग 40 एसिड अटैक जो जी, और हम लोग 150 सर्वाइवर्स को लेके मतलब काम कर रहे हैं, जैसे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, उनके जो भी घरेलू स्थिति है उनको वहाँ पे मतलब ठीक तरीके से उनकी स्थिति में मतलब सहयोग करना। सरकार की तरफ से क्या आपको कोई असिस्टेंस है, या सरकार की तरफ से कोई आपको किसी तरह का मुआवजा कोई मिला हो? मुआवजा मुझे मिला है 5 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन मिला, पर वो इनफ नहीं है, क्योंकि एक सर्जरी ही 2 से 2.5 लाख की होती है, और आप देखा जाए तो मतलब इतने 5 लाख में कुछ भी नहीं होता है। और मतलब जब सर्वाइवर्स के ऊपर ये होता है तो उसके जो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो इतना महंगा होता है, तो उसमें तो वो 3 सर्जरी भी मतलब उससे तो नहीं करा अंशु, पाते। जो आपकी ये जो सर्जरी हुई है तो इन पे कितना खर्चा जो है वो हुआ, और कैसे आपने वो जो पैसा है वो जुटाया? मेरी जो सर्जरी है वो छाव फाउंडेशन करा रही हैं, और छाव फाउंडेशन अभी भी चल रहा है मतलब ट्रीटमेंट? और ये लंबा ट्रीटमेंट है, ये कोई मतलब 1-2 महीने का खेल नहीं है, और ये लंबा चलने वाला है, और मतलब 20-20, 30-30 सर्जरी होती हैं। और ऐसे में अभी मेरी 4 सर्जरी हुई हैं, और 4 सर्जरी मेरी छाव फाउंडेशन की तरफ से हुई हैं। ਰਿਤੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਰਿਤੂ शी रोज़ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਛਾਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ शी रोज़, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਦੀਆਂ 20-20, 30-30 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਰਿਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो रितु, हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एक बात बोलूँ आपको, हाँ जी, स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी और ने बोला आपको कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं और जब उससे आई कांटेक्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप बिना कहे आपके एक्सप्रेशन से कह देते हैं, और एक स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ बयां करती है। तो मुझे लगता है कि सबको हंसते रहना चाहिए। परेशानी आती रहती है पर हंसते रहना बहुत ज़रूरी है। पर ये
मामूली परेशानी नहीं थी, इस परेशानी ने ज़िंदगी बदल दी आपकी और एक हंसती खेलती ऋतु को एकदम से गंभीर कर दिया। कितना चेंज आपने महसूस किया अपने आप में? स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ तो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और मेरे ऊपर अटैक 26 मई को हुआ था 2012 में। लगभग 11 साल हो जाएंगे अभी 26 तारीख को। तो उस समय कितनी एज थी आपकी? मैं 17 साल की थी, 16-17 साल की थी। तो उस समय बहुत मुश्किल था और मुझे नहीं पता था। मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, मैंने स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल खेला है। तो घर में, हाँ, मैं प्लेयर थी। तो खेलना, मस्ती करना, स्कूल जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उससे अलग कुछ चीज़ें नहीं होती थी। यही सब चीज़ें देखती थी। तो उसके बाद एसिड अटैक हो जाना ये बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब मेरे लिए। तो एक अटैक हो जाने के बाद जो सरवाइव करना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब एक लड़की के लिए। पहली बात तो इस देश में लड़की का होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद उसके साथ कोई क्राइम हो जाना वो उससे भी बड़ा चैलेंज है। तो और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ख़राब है, एक लड़की होना ऊपर से कोई क्राइम हो जाना और वो ज़िंदगी भर उसको सबूत देने पड़ते हैं, मेरी गलती नहीं थी, ऐसा मैंने नहीं किया। तो ये बहुत ही मुश्किल है और ये सोसाइटी जीने भी नहीं देती है। तो उससे बाहर निकलना वो ये किसी। आप मुझे वो मोमेंट एग्जैक्ट बता सकते हो जब आपके साथ ये हादसा हुआ? उस टाइम आप कहाँ थी, क्या कर रही थी? और जब आपके ऊपर अटैक किया गया एसिड से तो आपने क्या वो देखा उस शख्स को जिसने आपके ऊपर अटैक किया? हाँ, मेरे घर से 200-300 मीटर डिस्टेंस पे ही मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और ये अटैक मेरे कज़न ब्रदर ने ही करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। और मैं 1.25 लाख रुपए में, और मैं खेलने ही जा रही थी। इवनिंग में मेरे ऊपर अटैक हुआ था 4-4:30 के बीच में। तो वो बहुत मुश्किल था और मुझे नहीं पता था किसने किया, क्या हुआ, किस लिए किया, कौन इंसान थे, मैं नहीं जानती। उतने टाइम मैं नहीं जानती थी और जिसने अटैक करवाया बुआ के बेटे ने, वो पास में ही बैठ के गाड़ी में देख रहा था और मैं उस टाइम पे नहीं पहचान पाई। तो बाद में जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि हाँ, उसने ही मेरे ऊपर एसिड डलवाया है। उसी बीच फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में मैं कंटिन्यू 2 मंथ्स तक रही, 26 मई से लेकर 26 जुलाई तक। तो उस बीच का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैंने टीवी में देखा था या सुना था कि किसी के फेस पे कुछ हो जाता है तो उसको किसी का भी फेस दिखा के वैसा फेस बनवा लेते हैं, ऐसा कहते थे। या फेस पे कुछ में हम देखते थे ऐसा देखते थे, प्लास्टिक सर्जरी की, किसी का भी जैसा फेस चेंज हो जाता है। तो ये नहीं पता था कि ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें होती हैं, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था आंखें चली जाती है तो वापस नहीं आती है, बहुत रेयर केस में होता है। तो मेरा लेफ़्ट आई विज़न नहीं है, ये मेरा आर्टिफिशियल आया। तो ये जब मेरा आँख उस बीच चला गया तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए और मैं ज़िंदगी भर अब इससे नहीं देख सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और अभी तक मैंने 16 ऑपरेशन करा लिए हैं, अभी भी बाकी हैं। वो आपके फेस के ऑपरेशन हुए? फेस के ऑपरेशन हुए हैं। लगता है आपका जो नोज़ है वो प्रॉपर बनाया गया है? मेरे नोज़ का हड्डी तक दिखता था और वो सब था। तो मतलब आई लीड बनाना, आई का ऑपरेशन करना, लिप्स का ऑपरेशन करना, अपर लिप का ऑपरेशन करना, नेक का ऑपरेशन करना, दूसरी वाली आँख का ऑपरेशन करना, मतलब ये आर्टिफिशियल आई लगी, उसमें भी 4-5 ऑपरेशन करने पड़े। उसके बाद ये रिज़ल्ट आया और अभी भी ये आई क्लोज़ नहीं होती है। तो मैं ऐसा सोती हूँ तो ये वाली आँख खुली रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये लाइफ टाइम एसिड अटैक किसी के साथ हो जाना ये ज़िंदगी भर का दर्द है। चाहो कि सर्जरियाँ होकर ठीक हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही आज भी सर्जरी चल रही है और लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पर उसको ओवरकम करके आगे तो बढ़ना ही होगा। क्योंकि पर आपके क्यों किया कज़न ने ऐसे? वो तो आपका ब्रदर था, भाई था, बुआ का बेटा सगे भाई के जैसा होता है, उसने क्यों ये इतनी बड़ी दरिंदगी क्यों की आपके साथ?
वो मेरे को पसंद करता था और उसने मेरे को एक बार बोला था तो मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता। ये एसिड अटैक से पहले बोला था तो उसने। आपने ये अपने घर पे बात बताई कि ऐसे वो बोल रहा है? उसका नाम उसका नाम राम निवास था है और मेरे घर पे मैंने नहीं बताया था, इनडायरेक्टली कहा पर उन्होंने नहीं समझा। मतलब डायरेक्टली कहती तो क्या होता मुझे नहीं पता, और इतनी हिम्मत नहीं होती है ये सब चीज़ें बातें करने का और ये सब चीज़ें करने का। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी मुझे नहीं पता था, तो कभी मैं डायरेक्टली तो नहीं कह पाई कुछ भी, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, तो कभी भी वो तो नहीं हो पाया मेरे से। तो अब वो जो कल्प्रिट हैं उनका क्या हुआ? केस चला क्या? उसकी क्या फेट रही केस की? मेरे केस में 2.5 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन आया था। 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सज़ा हुई थी। और फिर उसके बाद टोटली मतलब इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे केस में? 18 लोग इन्वॉल्व थे उसमें से। आपके केस में? मेरे केस में, और एक लेडीज़ भी थी। तो 10 लोगों को तो छोड़ दिया था 3-4 दिन में ही। और फिर वो सारे कौन थे? वो भी आपके रिश्तेदारी थे या कोई वो बाहर के लोग? किसी से गाड़ी लिया, किसी से बाइक लिया, किसी के पास पैसा रख दिया, किसी से एसिड खरीदा, किसी से कुछ किया, कहीं प्लानिंग किया, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। तो उसमें से 10 लोग को छोड़ दिया, 8 लोग बचे। 8 में से और 3 लोग को छोड़ दिया 17 दिसंबर 2014 में। तो अराउंड 2.5 साल के बाद उनको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद 23 दिसंबर को मेरे केस में 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद फिर टोटली 5 साल में। आप उससे संतुष्ट थी इस डिसीजन से कोर्ट के? मतलब मेरा ये डिसीज़न नहीं था कि मैं उसको इतनी सज़ा दिला रही हूँ, ये कोर्ट का। आपको सेटिस्फेक्शन थी? कौन सेटिस्फाइड होगा? उम्र कैद की सज़ा, उम्र कैद वो ज़िंदगी भर जेल में रहे वो नहीं होता है। और उसके बाद भी टोटली 5 इयर्स के बाद 12 में अटैक हुआ, 14, 15, 16, 17 में मैंने सुना कि वो बाहर निकल गया हाई कोर्ट से, और मुझे पता भी नहीं चला, ना मुझे कोई लेटर मिला, ना कोई नोटिस मिला, कुछ भी नहीं आया, और वो बाहर चला आया। तो क्या कैसे कोई एक जिसने इस पेन को सहा है और जिसको ज़िंदगी भर इस दर्द को सहन करना है, वो इंसान जानबूझ के नोइंगली किया कि इसके क्या कंसीक्वेंसेस हैं, आपकी जान भी जा सकती थी इससे। उसने ये कह के एसिड खरीदा था कि एक लड़की को सबक सिखाना है। तो सोचिए ना, मतलब किस हद की मेंटालिटी, किस हद तक उसके बाद जैसे जैसे केसेस आते गए तो उसके बाद एसिड अटैक, एसिड जो है उसकी जो बिक्री की अगर हम बात करें तो जैसे वो आईडी लेकर अभी दिया जाता है, पर फिर भी हमें जो केसेस हैं वो सुनने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली में कुछ टाइम पहले ही एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो अभी भी जो एसिड है वो कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल होता है। आज भी अटैक हो रहे हैं, आज भी आपको एसिड मिल जाएगा, और जिसको क्राइम करना ही है तो वो चाहे आईडी प्रूफ दे के लेना हो, चाहे कुछ भी करके लेना हो, वो लेगा। और मुझे लगता है कि इस पे आप अवेयरनेस का ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा, लोगों तक बातें पहुंचानी पड़ेगी, मेंटालिटी ठीक करनी पड़ेगी लोगों की। ठीक करना वो किसी के कहने से ठीक नहीं होती है, वो खुद से सोचना होगा आपको क्या करना है। एक चीज़ किसी के ऊपर एसिड अटैक करवा दोगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। किसी के साथ कोई क्राइम करा दोगे तो उसकी लाइफ पूरी चली जाती है, उसको क्या करना है उसको नहीं समझ आता है। ज़िंदगी भर वो अपने ऑपरेशन कराने में, उस ट्रॉमा से ही बाहर निकलने में निकल जाता है, तो वो ज़िंदगी में करेंगे क्या? और सरकार खुद के कोई इनिशिएटिव नहीं है कि वो स्टेप ले और लड़कियों को एक अच्छी इनकम दे रहा हो घर बैठ के, या उसको अच्छी नौकरी दे रही हो, ऐसा नहीं होता है। तो वो कितना डिफ़िकल्ट है ना। और मतलब मैं उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, मतलब ये एक अच्छा डिसीज़न है हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर है उनको एक पर मंथ एक पेंशन अमाउंट स्टेट की तरफ से एक इंश्योर किया हुआ है कि किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है उसकी परसेंटेज के हिसाब से, एसिड अटैक के परसेंटेज के हिसाब से उसको पर मंथ पेंशन दिया जाएगा। एक ये भी रिलीफ फंड जैसा ही है, मतलब अच्छा लगता है।
एक वो महीने का दवाई खरीदना हो या उसके बेसिक छोटी मोटी नीड हो वो कंप्लीट कर सकती है, और मुझे लगता है कि हर एक स्टेट को करनी चाहिए। आपने अटैक होने के बाद अपने आप को पहली बार कब आईने में देखा था? मैंने मेरे अटैक के बाद 2-2.5 महीने के बाद ही देखा था, जब मैं घर गई थी तो। और मेरा पहला थॉट था कि इससे अच्छा यार मैं मर जाती हूँ, पर मेरे फैमिली ने मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उसने मुझे कभी भी ऐसा सोचने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से, मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से या छाव फाउंडेशन की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और सामाजिक तौर पे कैसा, सोशली कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा, या आपको कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ी? सोसाइटी नहीं सपोर्ट करती है, सोसाइटी का रिएक्शन बहुत ही ख़राब रहता है। आपने अंशु से भी बात किया होगा, वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो वो होता है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओ कि लोगों को मजबूरी बन जाए उसकी बड़ाई करने में, उसकी प्रशंसा करने में, उसके बारे में अच्छा बोलने में। तो जब मैं छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी थी तो मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गई। मैंने दीपिका पादुकोण के साथ छपाक मूवी में काम किया। मैंने एशियन फैशन वीक में 2015 में और 18 में मैंने एज अ शो स्टॉपर रैम्प वॉक किया। और मैं कपिल शर्मा शो में गई, मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गई, मैंने टेड टॉक किया, मैं IAS ऑफिसर की एकेडमी में कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो लेने गई। तो मैं लाइफ में इतना आगे निकली और लोग उसी की बदौलत मुझे याद करने लगे और बोलने लगे तुम तो कभी मिलती नहीं हो, जो सोसाइटी के लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। तो वो ये कि अब मेहनत करके इतने आगे चले जाओ कि वो मजबूरी बन जाए कि उनको बात करना ही पड़े। छपाक मूवी का आपने जिक्र किया, छपाक में आपने रोल भी किया है। उस मूवी का यही मोटिव था लाने का कि जो एसिड अटैक विक्टिम, जो सर्वाइवर हैं, उनको एक नॉर्मल लाइफ जो है वो मुहैया करवाई जाए, प्रदान की जाए। क्या उस मूवी ने कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में कुछ बरकरार किया, कुछ कायम किया चेंज? उस मूवी का मेन मोटिव था कि वो लोगों में अवेयरनेस ला पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने। ऐसे इतना ख़राब सा क्राइम इस देश में हो रहा है, उसको वो ठीक हो। और ये हुआ कि लोग इस पे बातें करने लगे। छाव फाउंडेशन 2013 से काम कर रहा है, उस फाउंडेशन के ऊपर ही ये मूवी बेस्ड थी और एक कैरेक्टर था उसमें एक सर्वाइवर का। तो उससे बातें होने लगी, लोगों ने और अधिक जाना उस क्राइम के बारे में। एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट था उस मूवी के। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੈਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਸਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ
ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਕਿਸ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਕਮ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ, ਔਰ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਦਰਸ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੇਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰ? ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸਰਵਾਈਵਰਸ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੈਲ ਆਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਯੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੀਸ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਰੀਤੂ ਹੈ, ਅੰਸ਼ੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਐਨਐਸਸੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੇਸ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਮੈਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 24 में। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।